सीडीपी की इस सीरीज में हमारा प्रैक्टिस सेट 9वां होने वाला है। तो हम इन 9वें प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्जाम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी नोट्स की तरफ। सीडीपी की इस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस में आज का हमारा 9th जो है प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रण एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो कौन सा करता है देखते हैं। बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, तो बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो नहीं करता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ये तो ऐसे हो जाता है। इसमें भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है तो ये भी नहीं होगा। ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेसेस पोर्टफोलियो, हाँ ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, अधिगम हो रहा है और प्रगति हो रही है पोर्टफोलियो का। तो ये वाला सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। मतलब शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। हाँ, तो ये बात ठीक है कि हमेशा करते रहनी चाहिए, जांचें हमेशा करते रहनी चाहिए। रीजनिंग है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस। अब समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है, फंक्शनल फिक्सनेस से ये बाधित होती है। तो हाँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की समस्या है वो फंक्शनल फिक्सनेस से बाधित नहीं होती है। तो इसलिए ये दोनों ही ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, रीजनिंग सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइल टेकिंग अबाउट हर पुअर मार्क्स इन मैथमेटिक्स अवी से I just don't have the sense of numbers Avi is attributing his performance to। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवी अपने प्रदर्शन के कारण किसको ठहराता है। तो अपने प्रदर्शन जो वो कर रहा है उसको किसको ठहराता है, ये बात यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लक को, किस्मत को ठहरा रहा है। तो नहीं, किस्मत को तो बिल्कुल नहीं बोल रहा। टास्क डिफिकल्टी को भी नहीं बोल रहा है। लैक ऑफ एफर्ट्स की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही। एबिलिटी की बात हो रही है कि मुझे ये करना नहीं आ रहा है, मेरे अंदर ये नंबर का सेंस अभी नहीं है, मतलब योग्यता का अभाव है। तो ये फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी which of the following is a recommended approach in order to optimize student learning experience। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांछित दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा है। तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड वर्क दे दो, मतलब जो पहले से ही असंबंधित हो। तो नहीं, ये वाला तो गलत हो गया। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस। हाँ, छात्रों को के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ ही काम प्रदान करो। तो ये बात ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये कौन सा करता है, ऑप्शन है द टीचर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। टीचर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, नहीं, ये गलत है। टीचर सर्व एज अ फैसिलिटेटर, हाँ, जो टीचर है सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लीकेट दैट। मतलब हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का सिद्धांत निर्धारित करता है कि क्या निर्धारित करता है। तो देखते हैं, एवरी प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड
एवरीवन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द सेम वे, मतलब सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और देखते हैं। नहीं, इन्होंने 8 बुद्धि लब्धि फिर क्यों दी है, 8 इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। ह्यूमन बीइंग डिफर इन द देयर एबिलिटी इन डिफरेंट डोमेन, हाँ, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इंटेलिजेंस ओनली वन डायमेंशन नहीं होता, ओनली सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग से नहीं होता है, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट ऑफ concept is in accordance with the children gradual development of cognitive ability। निम्नलिखित में से अवधारणा के निपुण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास का अनुसार है। तो इसमें से अरेंज करना है, तो पहले क्या आता है, फिर दूसरे पे क्या आता है, फिर तीसरे पे क्या आता है, ऐसे देखना पड़ेगा। तो एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड और सिंबल बेस्ड, तो क्या ये ठीक है? तो हाँ, पहले एक्शन होता है, फिर इमेज देखते हैं, फिर सिंबल दिखना पड़ता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम्स टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। अब शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। तो क्या ये बात ठीक है? तो हाँ, ये बात ठीक है। इमोशन एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ कॉम्प्लेक्स वे। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं, तो ये भी बात ठीक है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का क्या बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। तो देखते हैं, डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या डिसकॉन्टिन्यूअस है? नहीं, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट अकर स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। डेवलपमेंट क्या है कि स्पाइरल है, होता है, ना कि लीनियर, तो ये बात ठीक है कि डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड स्पेसिफिक टू जनरल, नहीं, तो ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया, ये नहीं होता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द। अब यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो ये किस प्रकार नियमित करते हैं, तो देखते हैं। प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन तो वाइगोत्स्की ने दिया था ये। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रेशन तो नहीं, ये भी नहीं होगा। यूज ऑफ सेल्फ रेनफोर्समेंट, क्या वो सेल्फ को रेनफोर्समेंट करके करेंगे? नहीं। यूज ऑफ इनर स्पीच, अगर वो खुद को रेगुलेट कर रहे हैं तो अपनी जो है इनर स्पीच का यूज करेंगे, जिसे वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच बोला है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच पेडागोजिकल अप्रोच वुड बी एडॉप्टेड बाय टीचर्स हु firmly believe in constructivism to teach concept of floating and sinking to class 5th children। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से, मतलब इनको कैसे, लेक्चर देके, तो लेक्चर से तो नहीं होगा। शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दिखा दो, उससे हो जाएगा नहीं। शोइंग वीडियो, वीडियो दिखा दो, नहीं। गाइडेड डिस्कवरी, निर्देश देकर खोज करना, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। तो इसमें से एक प्रभावी तकनीक नहीं है पूछा है, तो नहीं है हमें भी देखना है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, तो ये तो है एक प्रभावी तकनीक। निमोनिक्स,
निमोनिक्स भी एक प्रभावी तकनीक है। जैसे हम ही बहुत सारे निमोनिक्स को लेकर चलते हैं, जैसे FOE या PCO, ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स, तो ये तो यूजफुल होता है। इलेबोरेट रिहर्सल मतलब विस्तार में रिहर्सल कराना या दोहराव कराना, तो ये भी होता है। रोट रिहर्सल मतलब रटवाने और दोहराने पे, तो रटवाना एक गलत है, तो यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। इट इज ओपन एंडेड एंड अलाउज फॉर मल्टीपल आंसर, हाँ तो ये वाला तो है, तो ये नहीं होगा। इट इज बेस्ड ऑन प्राइमरीली एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन, प्राइमरीली एंड फंक्शनल मतलब एक मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित हो, नहीं, तो यही नहीं होगा, तो यही वाला हमारा करेक्ट होता है। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये ठीक है। इट प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये भी प्रॉब्लम करना ही चाहिए। तो सेकंड ही हमें इससे गलत पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन ही गलत है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड ऑफ स्टूडेंट फॉर डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। विविध संस्कृति पृष्ठभूमि में छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षक को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, तो ये बात तो ठीक है ना, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है, इक्विटी इज इन क्लासरूम कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आंकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दूसरा गलत है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे नहीं, सिर्फ उस पे नहीं बेस होता है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जागृति हैज लर्न्ड दैट हर डॉग रश्ती is a golden retriever when she sees another dog that looks similar to Rusty but it is a different breed. She call it a dog too. According to Jean Piaget theory of cognitive development, which concept does this demonstrate? अब जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता जो रस्टी है एक गोल्डन रिट्रीवर है, ठीक। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उस कुत्ते को भी कुत्ता ही समझती है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह अवधारणा प्रदर्शित करती है। तो मतलब अब उसने क्या, जो एग्जिस्टिंग में था उसी को क्या किया, ऐड किया है उसने, है ना, सिर्फ ऐड किया है, तो ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते थे, एसिमिलेशन। तो यहाँ पे समायोजन, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेरिडिटी टोटली डिटरमाइंड एंड इंडिविजुअल। अब यहाँ पे अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश पर निर्धारित करती है, तो किस चीज पे वो निर्धारित करती है ये देखते हैं। सेक्स पे करती है, तो हाँ ये ठीक है, सेक्स पे करेगी। फिर उसके बाद जेंडर तो सोशल कल्चर है। लर्निंग स्टाइल पे करेगी, नहीं। एकेडमिक सक्सेस पे करेगी, नहीं। तो सिर्फ पहला ही होगा, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीचर्स शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन in classroom and encouraging children also to ask question rather than giving instruction। अब यहाँ पे एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने की बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बात ठीक है कि उनको प्रश्न पूछने पे प्रोत्साहित करना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स गिविंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन वॉइसेस एंड एनकरेजिंग देयर पार्टिसिपेशन। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है कि कक्षा में बच्चों को आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना होता है। तो क्या ये ठीक बात है? हाँ। और दोनों क्या कर रहे हैं? करेक्ट है, सही व्याख्यान कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है?
रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार को किस विशिष्ट पहचान से जाना जाता है? तो ये बार बार अगर कोई दोहरा रहा है या रिचुअलिस्टिक कर रहा है तो ये क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैन। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। कब करते हैं ऐसा? तो देखते हैं। तो एक्टिविटी आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, मतलब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है जब, हाँ यही बात ठीक लग रही है। फोकस लर्निंग, रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन, तो रट्टाफिकेशन पे नहीं। सोशल इमोशनल नीड नॉट इग्नोर, जब सोशल इमोशनल नीड्स को इग्नोर किया जाए उस पर भी नहीं करते हैं। देयर प्रायर नॉलेज एंड डिस्कार्डेड एंड नेग्लेक्टेड, उनके जो पहले का नॉलेज है उसको डिस्कार्ड या नकारा दिया जाए तो इस पे भी नहीं करते। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टी टिपिकली, आमतौर पर सीखने की अक्षमताएं, कठिनाइयों वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग ड्यू टू देयर पुअर साइट, मतलब नज़र कमज़ोर होती है उसके कारण उनको पढ़ने में परेशानी होती है, तो ऐसी बात नहीं है। हैव प्रॉब्लम्स इन रेगुलेटिंग देयर इमोशंस, मतलब अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने की समस्या होती है, तो नहीं है, ऐसी भी नहीं होती है। हैव कंफ्यूजिंग विद लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, ये बात ठीक है कि एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम में रहते हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, feral children, those who experience serve human social depression since very young age, usually have delayed or hindered development and despite rehabilitation. The improvement in certain domain of development is likely to be subordinate. This period in development is significantly influenced by environmental support is called. अब इसको ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया जाता है, आमतौर पर उन्हें विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? जिससे विकास क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो ये क्या होता है? क्या डिडक्टिव पीरियड है? नहीं। नेटिव पीरियड है? नहीं। इंस्टीट्यूटिव पीरियड है? नहीं। सेंसिटिव पीरियड है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, संवेदनशील अवधि होती है ये। अगला क्वेश्चन है, प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकालिक सामान्यकरण क्या कहलाता है? तो प्रीवियस जो प्रीकंसीव्ड नॉलेज है उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो प्री कंसीव्ड जो नॉलेज है उसको हम बोल सकते हैं क्या? जेंडर स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं, जेंडर आइडेंटिटी बोल सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, या जेंडर टाइपिंग बोल सकते हैं। तो जेंडर इसमें क्या हो जाएगा कि जेंडर स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं कि पहले से ही चली हुई अवधारणा को हम क्या कर रहे हैं, आगे और बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एक समावेशी कक्षा कैसी होती है? तो ये देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो स्पेशल चिल्ड्रन ऑलवेज वर्क ऑन देयर आउन करिकुलम, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जो विशेष बच्चे हैं, हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर इंक्लूडेड इन क्लासरूम एक्टिविटी, यहाँ पे सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। हाँ, तो ये बात ठीक है, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन।
अब आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्या है ये देखते हैं। तो टू अनेबल स्टूडेंट टू डेवलप प्रोसीजरल नॉलेज, मतलब छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को विकसित करना ही जो ये नॉलेज होता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। टू एक्सेस स्टूडेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, नहीं, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आंकलन करने के लिए सिर्फ होता है, नहीं। टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हाँ, तो उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना होता है। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला है इसमें, तो कौन सा सही है देखते हैं। लर्निंग इज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस दैट अक्कर इन आइसोलेशन। अब क्या बोला है, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव से होता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, सबसे इंटरकनेक्टेड होके ही तो होता है। लर्निंग अकर ओनली क्लासरूम एंड फॉर्मल एजुकेशन, लर्निंग अधिगम केवल क्या है, कक्षा में ही होता है और औपचारिक शिक्षक विन्यास से होता है, तो ये भी गलत है। लर्निंग इज पैसिवली प्रोसेस दैट अकर सोले थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है। लर्निंग इज सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, हाँ, अधिगम का अर्थ ही निर्माण ही एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, while some children start babbling and uttering 2 words sentences at 12 months, others don't do this till they are 20 months old। अब इसमें क्या बोला है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य 20 महीने की उम्र में तक ऐसा नहीं करते हैं, तो ये ठीक है, ठीक। दूसरा देखते हैं, डेवलपमेंट माइलस्टोन आर ओनली सजेस्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वेरिड, मतलब विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों के विकास में काफी विभिन्न हो सकता है, हाँ, तो ये बात ठीक है और ये असर्शन जो करेक्ट है वो इनका ये भी बताता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बच्चों की लंबाई वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। अगर बच्चों की लंबाई बढ़ रही है और वजन बढ़ रहा है तो ये किस चीज का उदाहरण है, तो ये किस चीज का उदाहरण है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन प्रेजेंटेड विद हेंस डेलिमा अरुणवा रीजन द लॉ wasn't set up for these circumstances, taking the drug in this situation isn't really right but it's justified, which stage of moral development is aroma according to the theory of Lawrence Kohlberg। अब एक हेंस की दुविधा को पेश किया जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इस परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, इस स्थिति में दावा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है, मतलब इसके लिए कानून नहीं बना था, लेकिन क्या है, जो दवा लेना भी सही नहीं था लेकिन ये उचित था क्योंकि उसकी वाइफ को बचाना था, है ना। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा का नैतिक विकास कौन सी अवस्था में है, तो ये कौन सी अवस्था में है तो देखते हैं, तो यहाँ पे सोशल कंसर्न एंड कॉन्साइंस में है, नहीं। मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेटिकली, हाँ, तो ये इसी पे बेस है, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पे। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। अब प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो प्रतिभाशाली बच्चे, अब गिफ्टेड चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम रिस्क टू लर्निंग डिसेबिलिटीज, मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अक्षमता
के जोखिम से मुक्त होते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, ये गलत है। गिफ्टेड चिल्ड्रन सर्टेनली एक्सेल इन ऑल एरिया एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल। मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी में उत्कृष्ट होते हैं? तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी, पॉपुलर एंड वेल एडजस्टेड। तो ये भी नहीं है, प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा खुश होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं? तो नहीं। गिफ्टेड स्टूडेंट लर्न एट कॉम्पिटेटिवली एडवांस पेस देन द अदर स्टूडेंट। तो ये बात ठीक है, प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति में सीखते हैं, मतलब दूसरे छात्रों से ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं और ज्यादा जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एज पर जीन पियाजे, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू परफॉर्म। अब यहाँ पे जो जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो कौन सी अवस्था है? क्या क्लासिफिकेशन एंड स्टीरिएशन है, इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी है, कंजर्वेशन एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, या सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिनेशन है? तो प्री ऑपरेशनल मतलब बच्चा अभी छोटा ही है कि 0 से 2 साल तक के बच्चे हैं ये, तो इसमें क्या है, सिंबॉलिक प्ले होता है और एनिमिज्म आता है। तो ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।